हेलो गाइस। ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ। राइट, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था। राइट, बीच में बहुत सारा गैप हो गया कुछ रीजंस की वजह से। बट मैं अब दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें सब उन बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली जिन बच्चों के एग्जाम लगे हैं। लाइक जैसे कि कौन कौन एग्जाम लगा है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम लगा है जैसे कि यूपी पीसीएस। राइट, यूपी पीसीएस का अभी डेट का तो बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा था और अब डेट डिसाइड भी हो चुकी है। बट नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं अभी। राइट, लेकिन आने वाला जैसे कि यूपीपीसीएस और आरओ ये दो एग्जाम। बट आप वो जो चीजें चल रही हैं उनको देख के मत चलिए, क्योंकि देखो एग्जाम जिनको कराना है उन्होंने डेट दे चुके हैं वो। राइट, मैं मानता हूँ कि हाँ गलत हो रहा बच्चों के साथ, लेकिन वो डेट दे चुके हैं, तो इस वजह से आपको पढ़ते रहना चाहिए। साथ में वो चीजें चल रही हैं उनको तो देखना ही चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं बंद करना चाहिए। और आने वाला एग्जाम है देखो कि बीपीएससी। राइट, बीपीएससी देखो ये तीन एग्जाम है। इन तीन एग्जाम के लिए जो मैं कराने जा रहा हूँ, राइट, ये जो तीन एग्जाम है इनके लिए मैं जो कि दृष्टि की आई दृष्टि जो दृष्टि की जो घटना चक्र है, राइट, करंट अफेयर बोलते हैं जिसे, तो वो मैं पूरी कराऊंगा। राइट, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को जोड़ लें। और अगर ये पढ़ के आप जाओगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 25 से 28 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे। राइट, 25 से 28 क्वेश्चन की बात है। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लें, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर लें। कोशिश में करूंगा कि आपको कुछ ना छूटे, पूरी कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत रक्षा, आंतरिक चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी, मतलब ये सारी चीजों को हम एक एक तरीके से अच्छे से देखेंगे। राइट, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वैज्ञानिक परिदृश्य। तो उसको एक अच्छे वे में देखने की कोशिश करिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट में सबसे पहले देखेंगे चंद्रयान 4। राइट, अभी चंद्रयान 4 जो मिशन को है वो उसको मंजूरी मिल गई है। मतलब कि एक जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या हुआ है कि चंद्रयान 4 के मिशन के लिए मंजूरी मिल गई है। अभी अब क्यों मिल गई इसको? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया था तो उसकी सफलता पूर्वक लैंडिंग तो हो गई थी। राइट, वो तो सबको पता होगा। राइट, सफलता पूर्वक लैंडिंग होने की वजह से क्या हुआ कि फिर वो वापस नहीं आ पाया है। राइट, तो उस वजह से जो चंद्रयान 4 मिशन होगा वो चंद्रमा पर जाएगा, लैंडिंग भी करेगा और वापस आएगा, नमूने लेके वापस आएगा। तो इसको हमें एक अच्छे वे में पढ़ना है कि क्या क्या बात हुई इस चीज के बारे में। तो 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 को क्या कर दी? मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी। इस मिशन के तहत क्या है? इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने के प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन किया जाएगा। राइट, मैंने कहा क्या है कि जो जो कमियां चंद्रयान 3 में रह गई थी उसको पूरा करेगा चंद्रयान 4। राइट, साथ ही चंद्रमा से नमूने, सैंपल वगैरह एकत्रित कर उनका पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह पकड़ते जाना आप सभी बच्चे, और मैं बताते भी जाऊंगा। ठीक है, इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास एवं प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो ये याद रखना। तो ये जो मिशन कर रहा है उसके जो अंतरिक्ष यान का विकास एवं प्रक्षेपण कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है इसरो। ठीक है, ये याद रखना। अब अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो वास्तव में चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जो चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग 2040। क्या है कि ये जो चंद्रयान 4 है, समझना आप लोग, देखो जो चंद्रयान 4 है ये क्या काम करेगा? ये वो काम करेगा कि जो आने वाला जो हमारा मानवयुक्त जो लैंडिंग होनी है चंद्रमा पर, उसके उस प्रयास के लिए वो सभी काम करेगा कि उसमें कोई कमी ना छूट जाए। क्योंकि भारत का जो प्रस्तावित मिशन है 2040 में चंद्रमा पर मानव को भेजना, राइट, इस चीज को, तो वो सारे काम करेगा। राइट, कि वहां से सैंपल लाएगा, वहां के सैंपल पर जांच होगी कि मतलब क्या सैंपल लाएगा, और वहां पर लैंडिंग करेगा, वहां से वापस आएगा। ये सारी चीजें किस लिए करेगा कि 2040 में जो कि प्रस्तावित मिशन है चंद्रमा पर जाने का मानव को, किसके द्वारा? भारत के द्वारा, भारत की इसरो के द्वारा। तो उसके लिए काम आवश्यक है। ठीक है, चंद्र
चंद्रयान 4 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, ठीक है। और जिस पे कितना व्यय हो रहा है, तो 2104 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, 2104.06 करोड़ इस मिशन पर व्यय खर्च हो रहा है, ठीक है। इसके आगे और देखेंगे, यह मिशन यह मिशन भारत की उन महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाएगा जो मानवयुक्त मिशनों, चंद्रमा के नमूनों की वापसी और चंद्रमा के नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक होगा। मैंने बताया ना वही चीज। और ये इस मिशन का जो टारगेट है, मतलब कितने महीनों के अंदर ये पूरा लक्ष्य है, तो 36 मंथ इसमें लगेंगे, मतलब 36 महीनों में इसको पूरा करना है, ठीक है। इसका ये निर्धारित लक्ष्य है। तो अगर इसके पॉइंट टू पॉइंट बात करें हम लोग, तो सबसे पहले क्या है कि मतलब चंद्रयान 4 की मिशन की मंजूरी मिल गई, ठीक है। क्या मिल गई? चंद्रयान, हाँ, चंद्रयान जो 4 मिशन है उसके लिए मंजूरी मिल गई है, ठीक है। कब मिली है? तो 18 सितंबर को मिली है, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना। फिर इसके बाद ये क्या करेगा? तो ये वो सारे काम करेगा जो चंद्रयान 3 नहीं कर पाया, मतलब लैंडिंग करेगा, लैंडिंग से वापस आएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखना, और वहां से नमूने भी लाएगा। और इसका और दूसरा काम क्या है? ये वो काम करेगा कि जो 2040 में जो प्रस्तावित मिशन है, मानव को भेजना, किसको भेजना? चंद्रमा पर मानव को भेजना, उनके लिए वो सारी चीजें करेगा जो कि कोई कमी ना छूट जाए, राइट। और इसका जो खर्च है, हाँ, इसका जो खर्च है चंद्रयान 4 का, वो 2104.06 करोड़ रुपए पूरा खर्च आएगा। और ये 36 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये इसके मुख्य बिंदु हो गए चंद्रयान 4 के। तो आप बताओ, सारी चीजें एक एक पॉइंट तैयार हुआ ना? ये कौन करेगा? तो ये इसरो करेगा, वो तो पता ही है, राइट। तो चंद्रयान 4 मिशन कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चले, हाँ आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखो भारत ने क्या सोचा है, मतलब भारत की इसरो ने अभी रिसेंटली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सोचा गया है। ये जो 18 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, उनके साथ मतलब उन्होंने की थी, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई, मतलब फर्स्ट यूनिट का निर्माण करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। मतलब क्या है कि भारत की जो भारत भारत के द्वारा एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाई जाएगी, राइट। तो उसकी जो पहली इकाई, मतलब फर्स्ट यूनिट को मंजूरी प्रदान की गई। गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल, ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया जाएगा उसके पहले मॉड्यूल BAS-1 का विकास किया जाएगा। तो किसका विकास किया जाएगा? तो उसके पहले मॉड्यूल को, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को मतलब BAS-1 का विकास किया जाएगा। साथ ही इस स्टेशन का निर्माण परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित तथा सत्यापित करने के लिए एक मिशन संचालित किए जाएंगे। मतलब क्या कहने का मतलब है कि साथ ही इस स्टेशन के निर्माण और परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित तथा सत्यापित करने के लिए मिशन संचालित किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण, जो इसका अंतरिक्ष स्टेशन जो बन रहा है उसका प्रथम मॉड्यूल का, जो प्रथम मॉड्यूल वहां पर बनाना है, प्रथम मॉड्यूल, राइट, BAS फर्स्ट, कब बनाना है? ये वर्ष 2028 के लिए प्रस्तावित किया गया। तो सबसे मुख्य बिंदु है कि कब के लिए ये टारगेट बनाया गया, तो ये वर्ष 2028 के लिए टारगेट बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए टारगेट? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का फर्स्ट मॉड्यूल, BAS फर्स्ट, ठीक है। इसको याद रखना आप सभी बच्चे, रखेंगे कि नहीं? हाँ। इसके बाद वर्ष 2035 तक परिचालित अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। मतलब क्या है कि 2028 में इसको भेजा जाएगा, और इसको परिचालन, मतलब इसका संचालन स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से 2035 तक ये इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब वहां से काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए आप सभी बच्चे। हाँ, इसके बाद क्या है? इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी। मतलब जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाई जाएगी वो एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी, जो सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देगी, ठीक है। इतना याद रखना। वर्ष 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन
जो मानव युक्त चंद्र मिशन होना है, मैंने बताया चंद्रयान 4 जो पूरी कमियां करेगा, वो जितनी भी कमियां होंगी उसको पूर्णता, वो देखो चंद्रयान 4 भी इसके लिए हेल्प करेगा, और जो अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाई जा रही है वो भी इसके लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है इसी स्टेशन से। देखो, इसी स्टेशन से मैंने कहा, ये स्टेशन बनाए, देखो डेट कौन कौन याद रखनी, कि इसको भेजना है 2028 तक, सॉरी, हाँ 28 तक, मतलब किसको भेजना है, अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS फर्स्ट को, ठीक है, इसको याद रखना, BA फर्स्ट को भेजना है, और इसको संचालन इसका स्टार्ट होना 2035 में। और इसका जो मेन मुख्य अभी मतलब ये स्टेशन बनाने का जो कारण है, वो है कि 2040 में जो चंद्रयान मिशन होना मानव युक्त, उस 40 में, 2040 में जो मानव युक्त मिशन होना है, देखो 40 में जो मिशन होना है उसी से प्रक्षेपित किया जाएगा वो मिशन। तो बताइए कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों मिशन मैंने बताए, कुछ कमियां आई कि नहीं, मतलब कुछ कमियां तो नहीं हुई, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। चलो इसके बाद मैं आगे बताने जाऊंगा। देखो आप क्या करना, मैं इसकी टेलीग्राम बता दूंगा, तो आप उससे क्या करना, मैं ये इसकी एक हाँ, इसकी ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, तो सभी बच्चों को ई बुक प्राप्त हो जाएगी, या मार्केट से भी आप परचेज कर लेना, ई बुक तो भेज ही दूंगा, क्योंकि बुक से पढ़ने में और रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अगला, इसके बाद अगला पढ़ना है हमें वीनस ऑर्बिटर मिशन। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये भी 18 सितंबर को जो मीटिंग हुई है, और जिसने अध्यक्षता की है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी उसकी अध्यक्षता की है, और इस चीज को भी स्वीकृति मिली है, वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति मिली है इसी में। तो देखो तीन चीजों को स्वीकृति मिली है, और तीनों को किस तरीके से मिली है वो मैंने एक एक दो तो समझा ही दिए। अब तीसरी चीज के बारे में, वीनस ऑर्बिटर मिशन, हाँ, अब वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में पढ़ेंगे। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है जो शुक्र पे जाना है, उसके उसके मुख्य क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना। मतलब जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, क्या है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है और वहां की जो जियोलॉजी है, भूविज्ञान है, उसके संबंध में एक बहुत अच्छी बेहतर समझ को विकास करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, शुक्र ग्रह ग्रह की आसपास जो थिक एटमॉस्फेयर है, जिसे सघन वायुमंडल कहते हैं, राइट, उसकी जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना इसका दूसरा उद्देश्य है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना। ठीक है, जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वहां पर सूर्य का जो प्रभाव है उसको पता लगाना। तीन बिंदु है, राइट, इसके अनुसार देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्योंकि आपको देखो पीसीएस देना है, आरओआर देना, बीपीएससी देना, तो उसमें क्वेश्चन ये मत सोचो कि क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछ लिया जाएगा। इसलिए एक बार तो आप डिटेल पढ़ें, फिर आप क्या करें, जैसे कि मैं ये सर्किल कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप भी उस बुक को रख लें अपने पास, और ऐसे सर्किल करते जाएं एक एक चीज को कि क्या क्या मुझे बाद में देखना पड़ेगा चीजें, तो उनको एक एक करके आप सर्किल कर सकते हैं। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान की विकास और उसके प्रक्षेपण उत्तरदायित्व इसरो के पास है। तो आपको पता है ये कौन लॉन्च करेगा, तो ये इसरो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रक्षेपण यान है, यह मिशन कब प्रस्तावित है, 2028 में इसका प्रस्तावित है, और इसकी जो लागत है वो है 1236 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने करोड़ रुपए है, 1236 करोड़ रुपए। इसके लिए फंड की मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें जो 1236 करोड़ खर्च करने, वो उसमें ओनली यान जो जाएगा वो 834 करोड़ रुपए का यान में खर्चा आएगा, उसकी जो अंतरिक्ष यान होगा उसमें खर्च किया जाएगा। तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो देखो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, क्या क्या मुख्य बिंदु है उनको समझना एक बार। ठीक है, तो उनको एक बार समझना अच्छे से। मैं एक बार मुख्य मुख्य बिंदु बताऊंगा। देखो सारे बिंदुओं को एक एक बार करके मुख्य बिंदुओं को बताने की कोशिश करूंगा।
हाँ, जो भी आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए या थोड़ा तेज पढ़ाइए। लेकिन मुझे मेरे हिसाब से अगर आप एक एक चीज को अच्छे से पकड़ेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी, है ना। तो देखो, वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में देखना है, तो जिसे हम कहते हैं VOM। ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या बोल रहा। ठीक है, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन में सबसे पहले शुक्र पर जाना है, आपको पता है, राइट। इसरो इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस ये क्यों शुक्र पे जाना है, तो शुक्र ग्रह पर जाके, या शुक्र ग्रह के लिए ये मिशन है, राइट। और क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित यह ग्रह है शुक्र, राइट। वहां के वायुमंडल को पता लगाना, सबसे पहले क्या करना है, वहां के वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल और जियोलॉजी या भूविज्ञान, इन दोनों के बारे में पता करना, मतलब इन दोनों को किस संबंध में, सॉरी एक सेकेंड, इन दोनों के संबंध में जानकारी इकट्ठी करनी। और दूसरा, जो वहां का थिक एटमोस्फियर है, जिसे सघन एटमोस्फियर कहते हैं, एक तरीके से सघन, जो थिक थिक एटमोस्फियर है, उसके बारे में जानकारी। और जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसके बारे में जानकारी। ये तीन चार पॉइंट है, जो सूर्य का वहां के एटमोस्फियर, वहां के वातावरण या वहां के वायुमंडल में जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी। ये चार पॉइंट ये याद रखना। कौन लॉन्च कर रहा है, इसरो द्वारा। अब इसके खर्चा याद कर लो, मतलब कितना, मतलब टोटल खर्च करेगा, वो खर्च होगा इस पे। तो 1236 करोड़ टोटल खर्च होना है, जिसमें 834 करोड़ इसके यान पर, इसके जो अंतरिक्ष यान होगा इसके यान पर खर्च किया जाएगा। तो ठीक है, इतना याद हुआ। अब रिसेंटली कुछ मिशन थे जो शुक्र के लिए किए गए थे, मतलब अभी तक कितने मिशन किए गए पूरे विश्व में। तो देखो, एक है, एक मिशन आपको ये दिख रहा होगा, पहला मिशन है मैरिनर 2 मिशन। ये पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था। यह अमेरिकी मिशन 14 दिसंबर 1962 को शुक्र ग्रह से निकट होकर गुजरा था। तो याद रखना कि मैरिनर 2 मिशन जो था वो क्या था, तो मैरिनर मिशन 2 था, अमेरिकी मिशन था। और ये पहला सफल मिशन था किसी ग्रह पर जाने के लिए, वहां के वहां के करीब से गुजरा था ये कब, मतलब प्रक्षेपण किया था 14 दिसंबर 1962 को किया गया था। दूसरा है मैगिलन मिशन। ये 4 मई 1889 को प्रक्षेपण नासा का मैगिलन शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवियों या इमेज लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसने शुक्र ग्रह के सारे इमेजेस ली थी, मैगलन मिशन ने, 4 मई 1989 में। ठीक है, अगला है वीनस एक्सप्रेस। ये 9 नवंबर 2005 को प्रक्षेपित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था ये, ठीक है, जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो वीनस एक्सप्रेस ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या यूरोपीय अंतरिक्ष यान था, जिसने क्या किया था कि शुक्र ग्रह की जो कक्षा में प्रवेश किया था। ये पहला यान है जो शुक्र ग्रह की। तो आपको याद रखना, मैरिनर 2, मैगलन और वीनस एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद हम पेज नंबर अगला देखेंगे। हम्म एक सेकंड रुक जाए सब बच्चे। हाँ, अगला क्या है। हाँ, ये कुछ वही मिशन है, मैंने दो तीन बता दिए, और चौथा और पांचवा। तो डेबिनिकी मिशन, राइट। डेबिनिकी क्या है, ये मिशन नासा के द्वारा, नासा की इस मिशन का प्रक्षेपण 2030 में प्रस्तावित है। ये कब आएगा, ये 2030 में प्रस्तावित किया जाएगा नासा का। और पांचवा है वेरिटस मिशन। ये क्या है, यह मिशन नासा का भविष्य प्रक्षेपित किए जाने वाला एक मिशन है, ये भी भविष्य में किए जाएंगे। तो ये दोनों मिशन है, नासा के दोनों है। एक तो हाँ, डेबिनी की ये मिशन है, एक वेरिटस मिशन है। ये दोनों, मतलब ये 30 में किया जाएगा और ये भविष्य में कभी किया जाएगा, भविष्य मिशन है। और कहाँ की किस लिए किया जाएगा, तो ये आपको पता ही है कि ये बीनस के लिए किया जाएगा। ओके, तो इतना समझ गए। बताओ, मैंने तीन चीजें पढ़ाई, तीनों समझ में आई कि नहीं, आ गई। इसके बाद हम अगला अगला देखेंगे। तो अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, जो अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, अभी क्या है कि इसरो, देखो, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसरो क्या कर रहा है, इसरो जो कि बहुत अच्छे वे में काम कर रहा है। तो अभी तक जो इसरो के जो यान थे, राइट, समझना, तो अच्छे अच्छे, मतलब जैसे कि तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा अभी जो है वो है LVM 3,
एलबी मार्क थ्री है, राइट, जो कि अच्छी भार क्षमता को ले जाता है। तो इसलिए इसरो ने अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने के लिए बारे में सोचा है। तो जो 18 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी मोदी जी की अध्यक्षता में, कि ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को विकास के लिए, जो अगली पीढ़ी का, जो कि जिसे कहते हैं एनजीएलबी के नाम से, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की विकास को मंजूरी प्रदान की है। इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीति भार क्षमता, जो LVM की जो नीति भार क्षमता है, राइट, जो ले जाने की क्षमता होती है, की तुलना में जो एनजीएलबी बनाया जाएगा, ठीक है, समझना, जो एनजीएलबी जो बनाया जाएगा, उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, थर्ड मतलब तीन गुनी होगी। कितनी होगी? तीन गुनी होगी। तो एनजीएलबी कितना, तीन गुनी, उसके जो नीति भार क्षमता होगी उसकी एनजीएलबी की तीन गुनी होगी LVM-3 से। ठीक है, ये चीज समझना। जबकि और लागत में अंतर कितना आ रहा, तो LVM-3 जिस कीमत की लागत, मतलब जिस कीमत से बनाया जाता है उसकी 1.5 गुना लागत में क्या बन जाएगा, एनजीएलबी बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें समझ गए। हाँ, साथ ही एनजीएलबी एक पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, एनजीएलबी पृथ्वी की निम्न कक्षा में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीति भार को स्थापित करने में समक्ष होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एनजीएलबी पृथ्वी की निम्न कक्षा, जो लोअर ऑर्बिट है, अर्थ पृथ्वी का जो लोअर ऑर्बिट है, में अधिकतम 30 टन वजनी नीति भार को स्थापित करने में समक्ष होगा। साथ ही इस रॉकेट के प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग किया जाएगा। हाँ, इसके बाद आगे उल्लेखनीय है, समझना, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में 10 टन तक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा एलईओ में प्रक्षेपित करने में समक्ष प्रक्षेपण यानों को विकास आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। मतलब 10 टन तक जो पृथ्वी का जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर 10 टन तक अभी नीति भार ले जाया जा सकता है। मतलब इतना टन तक मतलब चीजें ले जा सकती हैं, इतना भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन अब भारत का जो टारगेट है वो 30 टन तक का, तभी वो एनजीएलबी, एक सेकंड, हाँ, तभी जो भारत है वो एनजीएलबी के बारे में सोच रहा, क्योंकि एनजीएलबी का जो टारगेट है वो लोअर ऑर्बिट में, पृथ्वी के जो लोअर ऑर्बिट में वो 30 टन तक ले जाएगा, और अभी जो भारत के पास जो यान है वो 10 टन तक ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एनजीएलबी के लिए मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, साथ ही भारत 4 टन तक का वजनी उपग्रह भू तुल्यकालिक अंतरिम कक्षा, मतलब कहने का मतलब जियो संक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में समक्ष है। ठीक है, उपर्युक्त क्षमता वर्तमान में पीएसएलवी, भारत जो इसरो के पास कौन कौन है, जैसे भारत के पास पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, LVM-3, राइट, और SSLV जैसे प्रक्षेपण यानों के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई है। तो ठीक है, ये सारी जो क्षमताएं हैं ये सारे यानों के द्वारा प्राप्त हुई हैं। एनजीएलबी परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो जो एनजीएलबी है, एनजीएलबी परियोजनाओं को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। एनजीएलबी एक उच्च पेलोड, लागत प्रभावी, पुनर्प्रयोज प्रयोज और व्यवसायिक रूप से प्रक्षेपण यान होगा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए तो ये सारी चीजें एनजीएलबी के बारे में बताया गया। देखो, जो मुख्य बिंदु है मैं उन पर फोकस भी करता जा रहा हूँ और बाकी पढ़ता जा रहा हूँ, तो आप समझते चलना। ओके बच्चों, हाँ, जो मुख्य बिंदु है मैं उन पे फोकस करूंगा। एनजीएलबी तीन विकासात्मक उड़ान, जो एनजीएलबी की है उसकी तीन उड़ानें, मतलब जब चेक किया जाएगा तो तीन उड़ानें विकासात्मक उड़ानें की जाएंगी, D1, D2 और D3 के नाम से आयोजित की जाएंगी। मतलब जब चेक किया जाएगा एक तरीके से। एनजीएलबी की विकासात्मक चरण 96 माह, मतलब 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीएलबी कितने माह में कंप्लीट होगा, तो हाँ, 8 मंथ लग जाएंगे, वो सॉरी 96 मंथ लग जाएंगे, मतलब लगभग 8 ईयर। ठीक है, ये याद रखना। तो एनजीएलबी के बारे में समझ लिया कि एनजीएलबी क्या है, राइट, और एनजीएलबी क्यों बनाया जा रहा, सारी चीजें मैंने एक एक करके सारा आपको बता दिया है। तो आज हमने
कितने देखे हैं? आज हमने 4 आर्टिकल देख चुके हैं, राइट। 4 आर्टिकल देखने के लिए जो हमें मतलब हमने जो देखा है, तो 4 आर्टिकल हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम जो आने वाले समय, हाँ, आज हमने जो कितने आर्टिकल देखे, चार, चार देख लिए हैं, राइट। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि 10 आर्टिकल एक दिन में कंप्लीट कराऊं। और जो बच्चे यूपीपीसीएस, देखो किस एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस, देखो मुझे पता है कि जो भी चीजें चल रही हैं, देखो आप, मैं मानता हूं कि उसमें आप जहां पर सपोर्ट लगे तो जरूर आप उस पर सपोर्ट करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत तोड़ें, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम इतना टल गया है कि उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो एग्जाम कब हो जाए, ठीक है। दोनों एग्जाम, आरओ और यूपीपीसीएस, इन दोनों एग्जाम के लिए। और दूसरी बात, जो बीपीएससी है, तो उसकी तो एक आपको तारीख पता ही है सबको, कि वो 13 सितंबर है, आई थिंक। हाँ, तो ये आपको इसकी तारीख, वो सॉरी, दिसंबर, सॉरी, हाँ, तो उसकी तारीख तो आपको सबको पता ही है। हाँ, तो आप बीपीएससी वाले, अब आप सभी बच्चे लगे रहो। तो आपको पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, और रेगुलर क्लासेस करूंगा मैं, और आप रोज आए और एक क्लास रोज लें, करंट अफेयर की दृष्टि एग्जाम से पहले 5 या 10 दिन पहले मैं पूरी करा दूंगा, जिससे आप 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लें, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं सभी जुड़ जाएं, ओके। तो मैं कल रोज रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी, और रोज आपकी क्लास आपको मिल जाएगी, 8 PM से स्टार्ट हो जाएगी आपको, और लगभग 10 PM तक ये क्लास चलेगी। तो आप सभी बच्चे रात में 8 से 10 खाली रहें, और कोशिश करें ये क्लास लें। सच बता रहा हूं, आप 25 से 28 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तीनों एग्जाम में। आप सोच लो, अब आपको इसके लिए लगना पड़ेगा, राइट। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ब्रह्मा गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए बच्चे हैं, राइट। और उस पे हम रेगुलर अब मैं काम करूंगा, और सभी बच्चों के लिए, ओके। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जो भी क्लास देख रहा है उन बच्चों के लिए, राइट। और हम रेगुलर बेस पर ये क्लासेस चलाएंगे, राइट। और बीपीएससी की कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी, बीपीएससी के लिए मैथ भी स्टार्ट करूंगा, जो मैथ स्टार्ट होगी, 15 क्वेश्चन आते हैं, राइट। और हिस्ट्री और साइंस की क्लासेस भी यूपीपीसीएस आरओ के लिए स्टार्ट होंगी, राइट। तो सारा कुछ आपको एक साथ मिलेगा यहाँ पर, और बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए, ये तीनों क्लासेस के लिए, ओके। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, ओके। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले दिन, और अच्छी एनर्जी के साथ, और करेंगे, ओके। चलते हैं, तो ठीक है, बाय बाय।